त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 एवं 40,000 है। इसी वर्ष के दौरान वे 3,000 रुपये लाभ कमाते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रतिमाह 1,000 वेतन के अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए। त्रिपाठी ने 12,000 एवं चौहान ने 8,000 आहरित किए। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। इस प्रश्न में दिया है कि त्रिपाठी और चौहान दो साझेदार हैं जो क्रमशः 3:2 में अपने लाभ और हानि का विभाजन करते हैं। इसमें से त्रिपाठी की पूंजी 60,000 है और चौहान की पूंजी 40,000 है, जिस पर उनको 5% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है। आहरण त्रिपाठी का 12,000 दिया है और चौहान का दिया है 8,000। उसके अलावा वेतन दोनों को 1,000 प्रति माह की दर से दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस पे गणना, सबसे पहले गणना करते हैं कि किस प्रकार से गणना की जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। तो पूंजी पर ब्याज कितना दिया है? पूंजी दिया है 5% की दर से ब्याज की गणना करना है। पूंजी दिया है त्रिपाठी का 60,000। 60,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो वो निकलेगा 3,000 और चौहान का दिया है 40,000। अगर उस पर हम 5% की दर से निकालेंगे तो पूंजी पर ब्याज 2,000 निकलेगा। अब उसके बाद देखते हैं वेतन। वेतन जो दोनों को 1,000 की दर से मिलेगा प्रतिमाह की दर से। तो त्रिपाठी का 1,000 गुणित 12 पूरे साल का निकालेंगे तो 12,000। वैसे ही चौहान का भी 1,000 गुणित 12 करेंगे तो 12,000 चौहान का भी निकल जाएगा। अब देखते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज बोला गया है 5% की दर से देना है। तो आहरण कितना है? त्रिपाठी का 12,000 है। 12,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 600 निकलेगा और चौहान का दिया हुआ है 8,000 और अगर 8,000 का हम 5% की दर से निकालेंगे तो 400 निकलेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब इस प्रश्न में एक चीज और दी हुई है कि इस वर्ष के दौरान लाभ जो है वो दिया है 30,000। इस वर्ष के दौरान लाभ से मतलब ये है कि जितना भी समायोजन चालू वर्ष में समस्त समायोजन करने के पश्चात का लाभ दिया हुआ है, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बना है, उसी का जो है लाभ यहाँ पर हस्तांतरित किया गया है वो है 30,000। तो उस 30,000 को हम 3:2 में बांटेंगे, मतलब लाभ का विभाजन भी यहीं किया जाएगा। तो लाभ का विभाजन कैसे होगा? त्रिपाठी का 30,000 गुणित 3/5। 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 होगा अनुपात को, तो कितना हो जाएगा? 30,000 गुणित 3/5। तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 18,000, त्रिपाठी का आ जाएगा 18,000 और चौहान का हो जाएगा 30,000 गुणित 2/5। तो ये जब हम गुणा भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 12,000। तो त्रिपाठी का निकला 18,000 और चौहान का निकला 12,000। तो ये पूरा की पूरा गुणा हमने कैलकुलेशन किया, पूरा हमने गणना किया। अब हम बनाते हैं सवाल। जैसे कि सवाल में दिया है कि अगर पूंजी स्थिर है, स्थायी है, तो उस केस में फिर से 2 अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बनेगा साझेदार का पूंजी खाता, उसके बाद हम बनाएंगे साझेदार का चालू खाता। सबसे पहले हम बनाते हैं साझेदार का पूंजी खाता। तो इसमें फॉर्मेट बनाएं और क्या दिया यहाँ पर? साझेदार के जो पूंजी का जो शेष है वो हो जाएगा, शेष लाया गया कितना है? 60,000 त्रिपाठी का है पूंजी और 40,000 चौहान का है। तो 60,000 और 40,000 हम दोनों में डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है विकलन साइड, तो पूरा की पूरा शेष निकाला गया हो जाएगा। तो शेष निकाला गया कितना हो जाएगा? 60,000 और 40,000। तो ये बना हमारा साझेदार का पूंजी खाता। अब हम बनाएंगे साझेदार का चालू खाता, जिसमें समस्त जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, गणना किया है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे लाभ हानि खाता, जिसमें लाभ दिया था, हमने निकाला था 18 और 12,000। तो त्रिपाठी के में आ जाएगा 18,000 और चौहान के में आ जाएगा 12,000। उसके बाद पूंजी पर ब्याज की गणना भी हमने निकाली थी। पूंजी पर ब्याज त्रिपाठी का होगा 3,000 और चौहान का होगा 2,000। वेतन की भी गणना की थी हमने, जो 12,000 आया। तो वेतन खाते को, तो उसमें आ जाएगा, वेतन में आ जाएगा 12,000 और चौहान के में 12,000 आएगा और त्रिपाठी के में भी, चौहान के में 12,000 आएगा और त्रिपाठी के में भी 12,000 आएगा। तो ये सारे हमने समाकलन वाले कर लिए। अब हम देखते हैं विकलन में। आहरण खाते से आहरण कितना कर रहा है?
त्रिपाठी कर रहा है 12,000 और चौहान का है 8,000, तो 12,000 और 8,000। फिर आहरण पर ब्याज जो गणना किया था हमने, तो कितना निकला था आहरण पर ब्याज, वो निकला था 600 और 400। त्रिपाठी का 600 और चौहान का 400 रुपये। अब उसके बाद यहाँ का विकलन साइड हमने जोड़ा और समाकलन साइड जोड़ा, तो समाकलन साइड का जो कैलकुलेशन है, जो योग है, वो सबसे ज़्यादा है। तो कितना आया था, त्रिपाठी का आया है 33,000 और चौहान का आया है 26,000। जब हम इधर से घटाएंगे तो हमारा शेष निकलेगा। शेष कितना निकलेगा, जब घटाने के बाद शेष निकाला गया वो रहेगा 20,400 त्रिपाठी का और 17,600 जो निकलेगा वो होगा चौहान का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाएगा जब पूंजी को अगर स्थिर बोला गया है क्वेश्चन में, पूंजी जब स्थायी बोली जाएगी। अनुभा और काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 और 60,000 रुपये है। वर्ष के दौरान लाभ 45,000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार अनुभा 700 प्रतिमाह एवं काजल 500 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने की अधिकारी है। वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुभा 8,500 एवं काजल 6,500 रुपये थे। आहरणों पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाता है। लाभ हानि समायोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी मानते हुए बनाइए। अब इस प्रश्न में दिया है कि अनुभा और काजल 2 साझेदार हैं जो एक फर्म में काम करते हैं, जिसमें उनकी पूंजी का अनुपात दिया है 2:1। उसमें अनुभा की पूंजी है 90,000 और काजल की पूंजी है 60,000। अब वेतन मिलेगा, अनुभा को मिल रहा है 700 रुपये प्रतिमाह और काजल को मिलेगा 500 रुपये प्रतिमाह। आहरण कर रहे हैं दोनों, उसमें से अनुभा का आहरण दिया हुआ है 8,500 और काजल का आहरण दिया है 6,500, जिस पर उनको ब्याज मिलेगा 5% की दर से। वैसे ही पूंजी पर ब्याज भी उनको मिलेगा 5% की दर से। इस प्रश्न में दिया है कि इस वर्ष के दौरान का लाभ, मतलब ये कि चालू वर्ष में सारे समायोजित करने के पश्चात जो लाभ है वो निकला है, वो वाला लाभ इसमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले देखेंगे गणना, जिसमें सबसे पहले है वेतन अनुभा का दिया हुआ है 700 रुपये, तो 700 गुणित 12 करेंगे तो 8,400 हो जाएगा। वैसे ही काजल का वेतन दिया है 500 रुपये, तो 500 गुणित 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। अब दूसरा देखते हैं हम पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी अनुभा का दिया हुआ है 90,000, उस पर 5% की दर से हमको ब्याज निकालना है, तो 90,000 गुणित 5 करने के बाद हो जाएगा 4,500। वैसे ही काजल का पूंजी दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 गुणित 5/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार से होगी। अब उसके बाद आहरण अनुभा जो आहरण कर रही है वो है 8,500। 8,500 का अगर हम 5% निकालते हैं आहरण पर ब्याज तो वो हो जाएगा 425 रुपये। और काजल कर रही है 6,500 का आहरण, तो उस पर अगर हम 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 325 रुपये। उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए इनका जो लाभ है जो वर्ष के दौरान है, वर्ष के दौरान है मतलब है कि समस्त समायोजन करने के पश्चात जो निकला है वो लाभ इसमें दिया हुआ है जो है 45,000। अब इस को हम 2:1 में बांटेंगे, क्योंकि उसमें अनुपात दिया हुआ है, दोनों का लाभ हानि का अनुपात दिया है 2:1। ए का हो जाएगा 45,000 गुणित 2/3। अनुभा का 2 अनुपात है और काजल का 1 अनुपात है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए अनुभा का जो हो जाएगा 45,000 गुणित 2/3 गुणा भाग करने के बाद ये हो जाएगा 30,000 और काजल का हो जाएगा 45,000 गुणित 1/3। इसको जब हम गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000। अब ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब परिवर्तनशील पूंजी है तो साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले साझेदार का पूंजी खाता इसमें एक ही बनेगा, 2 नहीं बनेगा क्योंकि स्थिर पूंजी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आ जाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जैसे भी बनता है उस प्रकार से।
उसके बाद हम इसमें लेंगे शेष लाया गया, मतलब कि 90,000 और 60,000 जो पूंजी ये लोग लेकर आए थे दोनों साझेदार ने, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। शेष लाया गया अनुभा में हो जाएगा 90,000 और काजल में हो जाएगा 60,000। उसके बाद पूंजी पर ब्याज जो हमने निकाला था, पूंजी पर ब्याज निकला था, अनुभा का निकला था 4,500, पूंजी पर ब्याज अनुभा का निकला था 4,500 और काजल का निकला था 3,000। तो वैसे ही अनुभा और काजल में पूंजी पर ब्याज डाल देंगे। उसके बाद वेतन की भी हमने गणना की थी। वेतन अनुभा का है 8,400 और काजल का है 6,000। तो 8,400 जाएगा अनुभा में और काजल में जाएगा 6,000। उसके बाद लाभ हानि का जो विभाजन किया था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो लाभ हानि खाते को इसमें आ जाएगा, अनुभा में आ जाएगा 30,000 और काजल में आ जाएगा 15,000। ये सारे समाकलन के जो भी थे मद वो हमने लिख लिए। अब उसके बाद देखते हैं विकलन में किस प्रकार से करना है। आहरण खाते को, आहरण कितना था 8,500 अनुभा के में, 8,500 अनुभा के में और काजल में हो जाएगा 6,500। ये दोनों आहरण जो इन्होंने किए थे। उसके बाद आहरण पर ब्याज, आहरण पे ब्याज हमने निकाला था, अनुभा का निकाला था 425 रुपये और काजल का निकाला था 325 रुपये। तो अनुभा में हो जाएगा 425 रुपये और काजल में हो जाएगा 325 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सारा कैलकुलेशन होगा हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे समाकलन का और विकलन का। उसके बाद जो भी ज़्यादा है वो लिखा जाता है, इससे पहले प्रश्न में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आ रहा है 1,32,900 अनुभा का और काजल का आ रहा है 84,000। तो 1,32,900 लिखेंगे, 84,000 लिखेंगे। फिर जब यहाँ से घटाएंगे विकलन साइड से जो भी ऐड करने के बाद, इतने दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा, घटाने के बाद जो आएगा वो शेष होगा और वही उत्तर होता है। तो घटाने के बाद आ जाएगा 1,23,975 अनुभा में आएगा और काजल में आएगा 77,175। अब ये सारा जोड़ने के बाद यहाँ भी हो जाएगा 1,32,900 और काजल में हो जाएगा 84,000। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं तथा उनके लाभ विभाजन का अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है, जो व्यवसाय के प्रारंभ में क्रमशः 80,000 तथा 60,000 रुपये लगाई गई थी। फर्म ने 1 अप्रैल 2005 से व्यवसाय शुरू किया। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरणों पर क्रमशः 12% तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया गया। रमेश और सुरेश क्रमशः 2,000 तथा 3,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2006 को उपर्युक्त समायोजन करने से पूर्व लाभ 1,03,000 रुपये था और रमेश तथा सुरेश के आहरण क्रमशः 40,000 तथा 50,000 रुपये के थे। आहरणों की रकम पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 तथा सुरेश के लिए 2,500 रुपये बनते हैं। इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए लाभ हानि विनियोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। इस सवाल में जैसे दिया है कि रमेश की पूंजी 80,000 है, सुरेश की पूंजी 60,000 है और पूंजी पर ब्याज उनको जो देना है वो है 12%। आहरण कर रहा है रमेश 40,000 और सुरेश कर रहा है 50,000। वेतन रमेश को मिलेगा 2,000 और सुरेश को मिलेगा 3,000। उसी प्रकार से वर्ष भर का जो लाभ दिया है उसमें वो है 1,03,000 रुपये। आहरण पर ब्याज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रमेश का है 2,000, सुरेश का है 2,500। सबसे पहले हम देखते हैं कि गणना किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन में दिया है पूंजी पर ब्याज देना है 12%, तो पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा पूंजी पर ब्याज 12% दिया हुआ है। रमेश की पूंजी दी हुई है 80,000, 80,000 गुणित 12/100 करेंगे तो 9600 आएगा। वैसे ही अगर हम सुरेश की पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो 60,000 गुणित 12/100 करेंगे तो सुरेश में आएगा 7200। अब उसके बाद वेतन देखते हैं। वेतन रमेश का दिया है 2,000 प्रति माह, तो उसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 2,000 गुणित 12
24,000 हो जाएगा। वैसे ही सुरेश का 3,000 प्रति माह दिया है तो हम उसको प्रति वर्ष में परिवर्तित करेंगे, तो वो हो जाएगा 3,000 गुणित 12 बराबर 36,000। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि उनका जो भी लाभ हानि है उसका जो अनुपात होगा वो होगा पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी के अनुपात में हम कैसे करेंगे, रमेश और सुरेश की पूंजी कितनी दी है 80,000 और 60,000, अगर हम उसको 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 4:3, 2 से जाएगा दोनों 4:3। तो इनका जो पूंजी का अनुपात जो हमको लाभ हानि का विभाजन करना है वो हो जाएगा 4:3। अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे बनाना है। अब देखते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले जो भी शेष दिया है क्वेश्चन में कि लाभ हानि नियोजन खाते का शेष 1,03,000 रुपए है, तो शेष लाया गया समाकलन कॉलम में डालेंगे 1,03,000 रुपए। उसके बाद पूंजी पर ब्याज देखेंगे। पूंजी पर ब्याज रमेश की दी है 9600 और सुरेश की दी है 7200, दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 16,800। उसके बाद वेतन देखते हैं। वेतन रमेश का दिया है 2,000 प्रति माह, तो हमने कैलकुलेट किया था तो 24,000 आया था, 24,000। वैसे ही सुरेश का कैलकुलेट किया था तो 36,000 आया था। जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 60,000 जो है हम राशि के कॉलम में डाल देंगे। अब उसके बाद आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज भी क्वेश्चन में निकाल कर दिया गया है, तो आहरण पर ब्याज समाकलन साइड आएगा, तो आहरण पर ब्याज लिख के रमेश का जो भी रहेगा, रमेश का है 2,000 और सुरेश का है 2,500। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4,500 जो हम राशि की कॉलम में विकलन समाकलन साइड डाल देंगे। अब इनको जोड़ने के बाद इसमें जो भी शेष आएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पर आ रहा है 1,48,000, तो 1,48,000 दोनों साइड लिखेंगे हम, समाकलन में भी लिखेंगे और विकलन में भी लिखेंगे। 1,48,000 फिर जब हमने जितने भी कॉलम्स यहाँ, जितने भी हमने अमाउंट यहाँ डाले हैं राशि, उसको अगर हम घटाएंगे इससे तब वो आएगा 28,000। 28,000 को अब हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, मतलब 4:3 जो शुरू में निकाला गया था गणना में, तो उस अनुपात में इस 28,000 को बांटेंगे रमेश में और सुरेश में। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, रमेश का होगा 28,000 गुणित 4/7 करने के बाद आएगा 16,000। वैसे ही सुरेश का हम निकालेंगे 28,000 गुणित 3/7, उसको करने के बाद आएगा 12,000। तो अब रमेश में हम डालेंगे 16,000 और सुरेश में डालेंगे 12,000, तो टोटल कितना आ रहा है 28,000 आ गया इसमें। तो इस प्रकार से पूंजी के अनुपात में लाभ हानि को हम बांटेंगे। अब लाभ हानि नियोजन खाता बन गया, इसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं दिया है तो हम परिवर्तनशील में ही साझेदारों के पूंजी खाते बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते, उसका हमने प्रारूप बनाया। इसमें सबसे पहले पूंजी ये लेकर आ रहे हैं, शेष नहीं है, इन्होंने पूंजी से प्रारंभ किया था, तो रोकड़ खाते को रमेश में डाल देंगे 80,000 और सुरेश में डालेंगे 60,000। तो ये क्या होगा, इनका शेष नहीं था, ये पूंजी से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो इसी प्रकार से 80,000 और 60,000 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज खाते को रमेश में आ जाएगा 9600 और सुरेश में आ जाएगा 7200। उसी प्रकार से वेतन, वेतन खाता को, वेतन कितना था 24,000 रमेश का था और 36,000 सुरेश का था, तो 24,000 और 36,000 दोनों के कॉलम में डालेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि लाभ हानि खाते से जो भी प्रॉफिट आया था उसको हमने लाभ हानि पूंजी खाते में पूंजी के अनुपात में बांटा था, तो वो लाभ हानि खाते नियोजन का जो भी प्रॉफिट था उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाते को ब्रैकेट में आप लाभ डाल देंगे, वैसे भी ये पता है कि लाभ होगा तो समाकलन साइड ही डालना है। तो रमेश का आया था 16,000 और सुरेश का आया था 12,000। यहाँ के सारे की सारे मद हमने डाल दिए। अब हम विकलन साइड में आते हैं। विकलन साइड में आहरण, आहरण कर रहा है रमेश और सुरेश, रमेश कर रहा है 40,000 और सुरेश कर रहा है 50,000। तो आहरण खाते से रमेश में आ जाएगा 40,000 और सुरेश में आ जाएगा 50,000। उसके बाद आहरण पर ब्याज निकाल कर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आहरण पर ब्याज 2,000 रमेश का होगा और 2,500 सुरेश का होगा। तो ये सारे हमने कॉलम बनाए, ये सारे की सारे एंट्रीज किए। उसके बाद देखते हैं कि इधर शेष आएगा कि इधर। उसके बाद जब हमने इसको जोड़ा इधर का समाकलन पक्ष का और विकलन पक्ष का, तो उसमें आया
1,29,600 रमेश का आया और सुरेश का आया है 1,15,200। अब इसको हम इधर जितने भी मद है उससे घटाएंगे। घटाने के बाद इस साइड आएगा आंसर जो है शेष निकाला गया, इसमें आंसर में हो जाएगा 87,600 रमेश का और 62,700 हो जाएगा सुरेश का। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे साझेदार के पूंजी खाते परिवर्तनशील पद्धति से। लोकेश और आजाद 3:2 के अनुपात लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 50,000 तथा 30,000 लगाए हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है तथा आजाद को 250 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। वर्ष 2002 में आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की रकम 12,500 रुपये बनती है। उसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को देय है। लाभ के विभाजन को दर्शाने वाला खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। अब इस प्रश्न में दो साझेदार हैं, लोकेश और आजाद, जिसमें से लोकेश की पूंजी 50,000 है और आजाद की पूंजी 30,000 दी गई है और उसी में हमको 6% का ब्याज लगाना है। वेतन यहाँ पे सिर्फ आजाद को मिलेगा, वो है 2500 और मैनेजर का जो कमीशन है वो भी निकालना है 5% लाभ पर। अब यहाँ पर लाभ के लिए एक चीज़ कहा गया है कि जो लाभ है वो 12,500 और वो है आजाद को वेतन देने के बाद। तो जब हम मैनेजर का कमीशन निकालेंगे तो इसमें जो हम आजाद का जो वेतन है 2500, 12,500 में 2500 जोड़ देंगे तो वो होगा 15,000, जो हम लाभ हानि नियोजन खाते में भी इसी लाभ को दर्शाएंगे और इसी लाभ पर मैनेजर का कमीशन भी निकाला जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि गणना किस प्रकार से करेंगे। तो गणना में सबसे पहले आ जाएगा पूंजी पर ब्याज, जिस पर हमको 6% निकालना है। तो लोकेश की पूंजी कितनी है 50,000, तो उस पर 6% अगर हम निकालते हैं 6 गुणित 100 करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से आजाद की पूंजी है 30,000, तो 30,000 गुणित 6/100 करेंगे तो वो हो जाएगा 1,800। तो इस प्रकार से दोनों की पूंजी पर ब्याज निकलेगी। अब मैनेजर्स कमीशन के लिए जैसे बोला गया है कि लाभ पे निकालना है, लाभ है आजाद का वेतन देने के बाद, तो आजाद का वेतन जो हम जोड़ देंगे लाभ में, तो 12,500 प्लस 2,500 2,500, तो वो हो जाएगा 15,000। तो इस 15,000 पे निकलेगा मैनेजर का कमीशन जो दिया है कि 5% निकालना है। तो मैनेजर्स कमीशन में आ जाएगा 15,000 गुणित 5/100 गुणा भाग करने के बाद ये आ जाएगा 750। अब ये पूरा गणना हो गया। अब हम सबसे पहले बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में सबसे पहले जो शेष है वो लेकर आएंगे। शेष लाया गया जो भी दिया था वहाँ पर 12,500 प्लस 2,500, ये दोनों जोड़ने के बाद 15,000 आएगा। तो उस 15,000 को हम राशि के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे विकलन साइड में। पूंजी पर ब्याज लोकेश का दिया है 3,000 और आजाद का दिया है 1,800, दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 4,800, जो हम राशि के कॉलम में डालेंगे। उसके बाद वेतन क्वेश्चन में दिया है कि खाली आजाद को ही मिलेगा, तो वेतन खाते से आ जाएगा यहाँ पर वेतन, ब्रैकेट में आजाद डाल देंगे जिससे क्लियर हो जाए कि वेतन किसको मिल रहा है। वो हो जाएगा 2,500, जो हम राशि के कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन हमने निकाला था 750, तो मैनेजर का कमीशन उसको डाल देंगे 750 राशि के कॉलम में। उसके बाद हम पूरा टोटल करेंगे, इधर का टोटल और इधर का। इधर आएगा 15,000 और इधर आ रहा है, इधर हम अगर टोटल को इससे माइनस करते हैं तो आएगा 6,950, जो लाभ है, जो हम लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखेंगे। और क्वेश्चन में दिया है कि 3:2 में लाभ हानि को बांटना है। तो 6,950 को हम 3:2 में लोकेश और आजाद के लिए बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे इसको, 6,950 गुणित 3/5 गुणा भाग करने के बाद लोकेश में आ जाएगा 4,150। वैसे ही अगर हम 6,950 गुणित 2/5 करते हैं तो
आजाद के हिस्से में आएगा 2780। ये दोनों को जोड़ने के बाद 6950। इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। चूंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि स्थिर पूंजी है कि परिवर्तनशील है, तो इसको परिवर्तनशील से ही बनाया जाएगा, जिसमें एक ही पूंजी खाता बनेगा, वो होगा साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाता में प्रारूप बनाएंगे। प्रारूप में फिर दो साझेदार हैं, तो लोकेश और आजाद। सेम वैसे ही यहाँ पर लोकेश और आजाद। सबसे पहले वो जो पूंजी लेके आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। शेष लाया गया कितना है, लोकेश का है 50,000 और आजाद का है 30,000। तो 50,000 और 30,000 दोनों के कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद पूंजी पर ब्याज जो हमने निकाला था गणना में, पूंजी पर ब्याज लोकेश का निकला था 3,000 और आजाद का निकला था 1,800। तो 3,000 और 1,800 दोनों के कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ है वो कितना आ रहा है। लाभ हानि नियोजन खाते को ऐसे करके यहाँ पर फिर लिखेंगे। लाभ लोकेश का आ रहा है 4,170 और आजाद का आ रहा है 2,780। तो दोनों के कॉलम में उनके जो भी अनुपात में बांटा गया है उस लाभ को यहाँ लिख देंगे। अब इसमें और बोला गया वेतन मिल रहा है जो सिर्फ आजाद को मिलेगा, तो वेतन खाते को और आजाद के कॉलम में डाल देंगे। कितना वेतन निकल रहा है 2,500, तो आजाद के कॉलम में वो आ जाएगा 2,500। जितने भी मद थे वो खाली समाकलन साइड ही आए हैं, विकलन में नहीं है। तो जितना भी यहाँ पर टोटल होगा वो पूरा की पूरा शेष में चला जाएगा। टोटल करने के बाद आजाद में आएगा 37,080 और लोकेश में आएगा 57,170। तो ये पूरा की पूरा शेष में जाएगा, क्योंकि विकलन पक्ष में कोई भी मद नहीं है, इसलिए पूरा हम शेष निकाला गया में डाल देंगे। लोकेश में डालेंगे 57,170 और आजाद में डालेंगे 37,080 रुपये। तो इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता इस क्वेश्चन में बनाया जाएगा।